आपने सांस मुंह में भरी है, वो प्राणायाम करते हुए आपने सांस मुंह में भरी, नाक से पूरी सांस भर दी एक तरह से, और आपने दोनों नाक के नसकोरे बंद कर दिए ऐसे, जैसे उसके बाद बंद कर दिए, उसके बाद ऐसे पूरा ऐसा आपको 1 मिनट से 2 मिनट तक रोक के रखना है और पूरा प्रेशर देना। आप पता है, आप आंख और ये कान, नाक और मुंह बंद करके ही आप नदी में उतरते हो। जब भी आप किसी भी पवित्र नदी के अंदर स्नान करने के लिए उतरते हो, तब उतरते हो या नहीं उतरते हो? उतरते हो। तो इस प्रकार से किसी भी नदी में डुबकी लगाने से आपके संपूर्ण मस्तिष्क की, आपका छोटा ब्रेन, आपका बड़ा ब्रेन, आपके ईएनटी, आपके पूरे दिमाग, सबकी शुद्धि होती है। 5 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 5 बार ऐसे करोगे, बंद करोगे, डुबकी अंदर माथा पूरा डालोगे, उसको माथा बोड़ स्नान कहा गया है। और कोई भी धार्मिक हिंदू प्रक्रिया के अंदर पूरा इस प्रकार से, जब तक आप नदी के अंदर मस्तक डाल के 5 बार बाहर नहीं आओगे, आपकी धार्मिक स्नान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। सही है, गलत है? सही है। सही है। तो फिर आपको ये रोज क्यों नहीं करना चाहिए? रोज तो आप नदी में नहीं जा सकते, मगर आप रोज घर पे बैठ के ये प्राणायाम तो कर ही सकते हो। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, कर सकते हो। आपको वो ही महसूस होगा जो आप नाक और मुंह बंद करके पानी, नदी के पानी में या कोई भी स्विमिंग पूल में आप डुबकी लगाते हो, आप पूरा माथा अंदर रखते हो ना, तब जो आपके कान और नाक में, उसकी वजह से ब्रेन में जो प्रेशर होता है ना, वो ही प्रेशर आप इसी अनुलोम विलोम की एक्सरसाइज में जब ये बंद करोगे और पूरा अंदर जो हवा गया है उसको ऐसे प्रेशर दोगे दोनों कान और मुंह से फुला के, आप वो ही प्रेशर महसूस करोगे जब आप स्विमिंग पूल के या नदी के अंदर अपना पूरा माथा डाल के 1 मिनट के लिए रुकते हो। मैं तो कह रही हूँ ये रोज करना चाहिए, ये रोज करना चाहिए। ये गंगा है, ये जमुना है, पता है ना? वो तो पता है आपकी, ये जो नदियां है ना, एक आप, हमारी जो 7 नाड़ी है जो ब्रेन से शुरू हो रही है सुषुम्ना के आसपास, उन सबका नाम है गंगा, जमुना, सरस्वती। ये 3 तो नदी का ही नाम है उसमें। उसके बाद है सुषुम्ना नाम, ब्रह्मी नाम, चित्रिणी नाम। आप देखो ब्रह्मा नदी है ही, है कि नहीं? है। सारे नदियों के नाम है, चित्रा नदी भी होगी कहीं ना कहीं, ऐसे ही तो वो चित्रिणी नाम नहीं पड़ा हुआ है। हाँ, हो सकता है वो भागवत के समय की उसका नाम हो और आज तक उसका नाम पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया। आपको पता है बिंदु सरोवर, जानते हो आप? मुझे तो बहुत खुशी होती है, मेरे नाम से एक सरोवर है और उसका उल्लेख भागवत में हुआ है। और वो कहाँ है पता है? वो मालूम है कहाँ है ना? यही तो अफसोस करने की बात है हम लोगों की, कि हम भारत में है, भारतीय संस्कृति के अंदर जी रहे हैं, लेकिन संस्कृति के वैदिक पुराणों में जो बिंदु सरोवर का नाम लिखा हुआ है, वो सरोवर कहाँ है वो भी हमें नहीं पता। फिर अगली पीढ़ी यही कहेगी कि ये भारत वो भारत है ही नहीं, क्योंकि सारे नदी के नाम तो खुद ही आज के जमाने में सबके सब नाम बदल जाते हैं, है ना? कल को लग जाएगा रिया चौक, कल को ये लग जाएगा दिया चौक, क्योंकि सबके सब नाम ही वही है ना। आज सबके नाम क्या है बोलो? सिया, रिया, दिया, ऐसे ही तो नाम है। आज कोई अहल्याबाई नाम रखता है क्या? आज किसी चौक को संत अहल्याबाई नाम होगा तो उसको निकाल के रिया चौक लग जाएगा। लगेगा या नहीं लगेगा? लग जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने संस्कृति बदल दी। आप भी, मैं आपको बताऊं, ये बिंदु सरोवर मेहसाणा में, ऊंझा मेहसाणा मालूम होगा आपको, ऊंझा के पास ही बिंदु सरोवर आज भी है। उसका नाम फेमस हम लोगों ने नहीं किया। आप समझ रहे हो मेरी बात?
उसका नाम फेमस हम लोग नहीं कर रहे, उसका नाम डूबो हम लोग रहे, गलती हमारी है। गंगा जमुना तो सरोवर था और वो चल रहा है, इसलिए उसकी अलग बात है, उसको हम नहीं मिटा पाए। लेकिन बिंदु सरोवर को मिटाने में देर कितनी लगी है ना। गंगा जमुना को आप नहीं मिटा पाए क्योंकि वो तो बहुत बड़ी नदी है, बहुत कहां से कहां तक फैली हुई, इतने सारे उसको नाम मिले, किसी ने अलकनंदा दिया, किसी ने क्या नाम दिया, गंगोत्री दिया, सब अलग 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 नाम बन गए उसके, लेकिन फिर भी उसको नहीं बदल पाए। लेकिन बिंदु सरोवर एक ही जगह था ना, छोटा सा, आज किसी को नाम तक नहीं पता। वापस शास्त्रों में जाना चाहिए, जाना ही चाहिए। जैन धर्म में बोला गया है गंगा और सिंधु ये दो ही नदी शाश्वती है और हमेशा रहेगी, बाकी सारी नदियों को लुप्त होना ही होना है। और यही सारी चीज आज हम देख रहे हैं, आज हमें वही महसूस हो रहा है कि ये सारी चीज लुप्त हो चुकी है। आज हमारे पास ये सब कुछ है ही नहीं। आपके पास है क्या? ये सारी जगह के स्रोत आपके पास आज है क्या? नहीं है। अब नहीं है तो क्या करेंगे हम? क्या ऐसी चीजों को भूलना ठीक बात है? बताओ। ऐसी चीजों को हम भूल सकते हैं क्या? हाँ, क्या ऐसी चीजों को हमें भूलना चाहिए? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए ये सारी प्रक्रिया, अच्छा अब मैं आ जाऊं वापस ओरिजिनल बात पे कि ये सारी चीजें जब हमें अध्यात्म में प्रवेश करना होता है ना, तो सबसे पहले मजबूत हमें अपने शरीर को करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छा सा खाओ पियो, घी खाओ, दूध खाओ और शरीर मजबूत करो, ना ना, प्राणायाम जरूर करो। ध्यान के लिए प्राणायाम से बेहतर कुछ भी नहीं। और प्राणायाम से आपके ऑर्गन शुद्ध होंगे, आपके सभी ऑर्गन परफेक्ट काम करेंगे, परफेक्ट। अगर आपका ब्रेन सही है तो ही आप 70 से 80 साल जी सकते हो, इतना याद रखना। अगर आपके, देखो मैंने आपको पहले बताया था, शायद आपको याद है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिनको भी याद होगा ना उसको ये पता होगा कि जब भी वो जो 7 ग्लैंड्स का मैंने लेक्चर दिया था, आप लोगों में से किसको याद है वो 7 ग्लैंड्स? किन किन को याद है? किन्होंने अटेंड किया था उसको? मैंने किया था। आपने किया था? आपको चक्रा के बारे में जो आपने बोला था। हाँ, बस वो जो 7 ग्लैंड्स का जो लेक्चर था, उस वक्त ये डिस्कस हुआ था कि ये सारी ग्लैंड्स जिस हमारे अंगों को प्रेजेंट करती है, उन सभी अंगों को ही कैंसर होता है। याद है आप लोगों को? आपने बोला था। हाँ, अभी आप यही बात फिर से सुनो, क्योंकि ऐसी बातों को हमें बार बार दोहराना है। कल्पेश जी, आप डॉक्टर हो, आपको इस बात पे जरूर ध्यान देना है। हमारे जो 7 ग्लैंड्स है, और वो 7 ग्लैंड्स हमारे जो ऑर्गन को कमांड करती है ना, वो ऑर्गन का ही कैंसर होता है। बाकी कहीं पे भी आपको कैंसर होने की संभावना नहीं है। हाँ, एक बार कैंसर होने के बाद वो फैल जरूर सकता है, फिर तो बाद में बॉडी में कहीं पे भी फैलेगा। लेकिन अगर ये 7 ग्लैंड में से कोई भी ग्लैंड और उसकी असर वीक हो गई ना, अगर उस जगह का प्रॉब्लम आपको फील हुआ ना, तो समझ लो कि वो एरिया और वो ऑर्गन कैंसर ग्रस्त होगा ही होगा। वहां पे ट्यूमर हो जाता है, और इसी ट्यूमर को तो कैंसर कहा गया।
आपको मैं आज वो सातों ग्लैंड याद दिलाना चाहती हूँ और सातों प्रकार के कैंसर भी हम डिस्कस कर लेंगे। आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी क्लास हो जाएगा, है ना। हाँ। देखो, सबसे पहली ग्लैंड है हमारी, हम ब्रेन से शुरू करेंगे। सबसे पहले जो ऊपर ग्लैंड है वो पीनियल ग्लैंड, पीनियल सहस्त्रार, सहस्त्रार चक्र है और पीनियल ग्लैंड है जो बड़े ब्रेन को कवर करती है। बड़ा ब्रेन जो हमारे दोनों तरफ आधा आधा अखरोट के आकार में है, वहां पे ये ब्रेन को जो स्त्रावी रखता है, उसको जो ठीक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाती है, वो ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। अगर पीनियल ग्लैंड में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन में ट्यूमर होना वही कैंसर। पैरालिटिक अगर आप हो गए, वो वेन सूख गई तो पैरालिटिक हो जाओगे। अगर वेन्स नहीं सूखी और अंदर कोई नस फट गई तो हेमरेज हो जाएगा। और अगर नस का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और ब्रेन के ही बीच के मध्य के भाग के जो फैट पोर्शन रहता है, वहां पे ट्यूमर हो सकता है। ये 3 बड़े रोग हैं ब्रेन के। बराबर है। जो आपके पीनियल ग्लैंड अगर बिगड़ी तो ये 3 में से कोई ना कोई एक बड़ा रोग आपको होगा ही होगा। तो आपको उसके लिए पीनियल ग्लैंड को कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव फ्लो मिले, उसको बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिले, पहुंचता रहे उसमें, क्योंकि वो पहुंचाने वाली नसें हैं। देखो, ब्रेन को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? अपने आप। वो खुली जगह तो है नहीं कि स्ट्रॉ तो है नहीं कि उसने खींच लिया। आपके ब्रेन में जितनी भी वेन्स दौड़ रही है, वो जो खून पास ऑन हो रहा है, वो खून में से ऑक्सीजन को वो खींच लेता है। हमारे नाक से बाहर से लिए हुए टोटल ऑक्सीजन में से 70% ऑक्सीजन ब्रेन खींच लेता है। आपने जो सांस ली हवा से, वो शुद्धि होने लंग्स में गया और वो शुद्धि होने के बाद जैसे ही वो आपके ब्लड में ऑक्सीजन घूमना शुरू हो जाएगा ना, तो उसमें से सारा ऑक्सीजन ब्रेन खींच ले। 70%। बाकी की बॉडी को खाली 30% ऑक्सीजन मिलता है। और आप देखो, ये कोरोना काल में प्रॉब्लम कौन से ऑर्गन का आ रहा है? यही 2, लंग्स और ब्रेन, बस। क्योंकि वो आपके ऑक्सीजन को खींचने की ताकत ही घटा देता है। अब जिनको हुआ उनको पूछो, पता होगा सांस लेने में दिक्कत आई थी या नहीं आई थी? बहुत आई थी। हाँ, फिर होता क्या है कि आप जो एयर ले रहे हो, वो एयर आपके ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि आपका लंग्स उसको ठीक से फंक्शनिंग कर ही नहीं पाएगा। आपका लंग्स उसको शुद्धि प्रॉपर कर ही नहीं, आप पूरी हवा ही नहीं ले सकते, पहले से ही 0 हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ेगा। और अगर टाइम तक ऑक्सीजन नहीं मिला, समय तक थोड़ी सी भी चूक हो गई, तो सीधे वेंटिलेटर पे। आप देखो, सारे पेशेंट की यही हालत तो हो रही है। यस मैडम। तो आपको ये समझना चाहिए कि ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करना, हमारी ग्लैंड्स को मजबूत करना कितना आवश्यक है। अगर इसमें ही हमारा ठिकाना नहीं है, हमारा ठिकाना ये ऑर्गन को संभालने में ही अगर हम 0 हो रहे हैं, हम अपनी ग्लैंड्स को ही ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन ही हमें धोखा दे रहे हैं, तो हम जिएंगे कैसे? ये तो कोरोना का पीरियड है, लेकिन आए दिन लंग्स कैंसर और ब्रेन ट्यूमर, सबसे ज्यादा ये 2 ही तो रोग हैं जिनका अभी तक इलाज साइंस नहीं ढूंढता। एक बार अगर कोई ऑक्सीजन कम होने की वजह से आप कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो जाओ, आपका ब्रेन हेमरेज हो जाए या अंदर कोई नस फट जाए, तो उसको वापस लाने की ताकत मेडिकल में है नहीं। ब्रेन हेमरेज के बाद उसका कोमा से बाहर आना मुश्किल है, ज्यादातर तो इम्पॉसिबल है। 1% भी चांस नहीं रहता उसमें। बचेगा वही जिसकी नस ज्यादा डैमेज नहीं हुई होगी या फटी नहीं होगी।
तो आपके पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड ने किसके ऊपर अटैक किया? क्योंकि ग्लैंड बिगड़ने से ब्रेन बिगड़ रहा है। आप समझो इस बात को, ब्रेन अपने आप नहीं बिगड़ रहा है। देखो, आज हम इस चीज को नोट करेंगे। हमारी जो ग्लैंड होती है ना, एक स्त्राव ग्रंथि है। उसको हिंदी में क्या कहा गया है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, जो अपने आप एक स्त्राव को रिसाती है अंदर, उसको लचीली रखती है। वो ऑर्गन को लचीली, जैसे आपको अगर कोई आपके पास वो जो हम बोले ना, क्या बोल सकते हैं उसको, ट्रेडमिल है, और ट्रेडमिल के अंदर के सारे जो पार्ट्स है वो उसको काट लग गया या कुछ दिन तक उसका यूज नहीं किया, और तो वो लोखंड है ऐसे ही पड़ा पड़ा वो जाम हो गया, तो अब उसको स्त्राव कौन करेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? ऑयलिंग करना पड़ेगा। ऑयलिंग करना पड़ेगा। वो ऑयल आपको बाहर से स्त्राव देना पड़ेगा। जब वो ऑयलिंग होगा तभी वो काम करेगा। आपका ब्रेन भी ऐसा ही है। उसको स्त्राव कौन करता है? अंतःस्रावी ग्लैंड, जो अपने अंदर से स्त्राव को रिसाती है। ये ग्लैंड इतनी पावरफुल है जो 24 घंटे जागृत है, 24 घंटे। अगर आप उसको किसी, हमारे आज तो नहीं है, पता नहीं है लोग ऐसे ज्ञानी है या नहीं, लेकिन पहले के जमाने के संत महात्मा ज्ञानी थे, वो ऐसी चीजों को देख पाते थे। उसको केवल ज्ञानी भी कहा गया, जो किसी चीज को बिना देखे भी उसका स्वरूप, जिसको आप दिव्य चक्षु जानते हो, दिव्य चक्षु किसको कहा जाता है, उसको बता सकते हैं। ऐसे दिव्य चक्षुधारी या केवल ज्ञानी, जो भी ज्ञानी होते हैं ना, वो इसको देख सकते हैं। उनका ही कहा हुआ है कि ये एक प्रकार का प्रकाश होता है। आपको पता है, दिए में जब तक घी है ना, तब तक ही प्रकाश निकलेगा। दिए में बाती भी हो, सब चीज हो, आपने घी भी डाला है, लेकिन अगर घी जैसे कम हो गया, वो बाती वहीं की वहीं है। जला हुआ भी दिया है, लेकिन क्या वो जला हुआ रह सकता है? नहीं रहेगा, क्योंकि बाती में जितना भी घी था वो सारा खत्म हो गया। अब खत्म हो जाने के बाद रुई खुद भी जल जाएगा, उसके बाद दिया बुझ जाएगा। ऐसा ही आपके ये अंतःस्रावी ग्रंथि का काम है, जो हमेशा एक प्रकाश की तरह जलता है। जिस तरह से दिया और दिए का प्रकाश चालू ही रहेगा ना, जब तक उसमें घी होगा तब तक वो प्रकाश चालू ही रहेगा। बराबर इसी तरह जब तक आपके ऑक्सीजन का प्रवाह चालू है, आपके नाक से आप बाहर से हवाई ले रहे हो, आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तब तक आपकी सातों ग्रंथियां और उसका प्रकाश चालू ही रहता है। और जैसे आपकी सांस लेने की प्रक्रिया बंद हो गई ना, आपकी धड़कन बंद हो गई ना, आपके सबके सब ग्लैंड्स अपने आप शांत हो जाएगी, सारी बुझ जाएगी, सारी बुझ जाएगी। ये पता आपको तब चलेगा जब आप किसी डेड बॉडी को 8 घंटे के बाद छुओगे। अगर कोई इंसान तुरंत मर गया है, उसका शरीर बिल्कुल ठंडा नहीं होता, नॉर्मल होता है। 1 घंटे बाद थोड़ा कम गरम, उसके 2 घंटे बाद और कम गरम, और 8 घंटे बाद तो बिल्कुल ठंडा। क्यों? क्योंकि उसकी सातों की सातों ग्लैंड का प्रकाश बुझ गया। कुछ घंटों, तुरंत अगर दिया बुझा है तो गर्म मिलेगी ना बाती, और कुछ घंटों के बाद उसी बाती को हाथ लगाओगे तो आपकी उंगली नहीं जलेगी, ठंडा हो चुका है। घी भी जम जाएगा, घी भी जो पड़ा होगा ना थोड़ा सा भी, वो भी जम जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि आपकी ग्लैंड कैसे काम करती है?
हाँ मैडम। है ना। जिस प्रकार से बाती तेल को खींच लेती है, तेल या घी जो भी ऑयली पदार्थ है, जिस प्रकार से बाती उसको खींच लेती है और अपना प्रकाश देना चालू रखती है, बराबर उसी तरह आपके सभी ऑर्गन और आपकी सभी शरीर की क्रिया किसके ऊपर टिकी हुई है? आपके सांसों के आवन जावन पर। आप सांस ले रहे हो, शुद्ध हवा पास रखोगे और जो निकालोगे वो क्या होगा? अशुद्ध। हाँ या ना? हम सांसें बाहर भी तो निकालते हैं ना, ऐसा तो है ही नहीं कि हम खाली लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं और शरीर के अंदर वो ऑक्सीजन सब खत्म होने के बाद जो भी कचरा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल जाता है। अंदर ले समझ में आ रही है ना मेरी बात? जो दिए की बाती कांस्टेंट जल के तेल को खींच खींच के प्रकाश देती रहती है ना, बराबर इसी तरह हमारे अंदर, हमारी जो अंदर बैठी हुई है वो आत्मा कुछ तो है, नहीं तो डेड बॉडी और हमारे में फर्क नहीं होता। हम रोज डेड बॉडी की तरह ही रहते अगर हमारे अंदर आत्मा नहीं होती। वो आत्मा सांस लेने की प्रक्रिया करती है और छोड़ती है, तभी हमारे सभी ऑर्गन, सभी चक्र प्रकाश की तरह ज्वलंत रहते हैं। और यही ली हुई सांस और छोड़ी हुई हमारे उच्छ्वास, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे शरीर का कचरा जो बाहर निकलता है, वो सारा प्रोसेस ही हमारे लंग्स, हमारे ब्रेन और हमारे सभी बाकी के ऑर्गन, किडनी विडनी सब, लीवर किडनी सब, वो सबको जीवंत रखता है। और आपके मतलब समझो, आप पूरा आपका शरीर समझो, जो आपका सहस्त्रार चक्र है वो एक कंद है। कंद पता है क्या होता है? कंद मतलब बेज, कंद मतलब मूल, मूल कंद दोनों शब्द साथ में आते, मालूम है ना? वो मूल, मूल का मतलब क्या हुआ है? पूरा एरिया, कोई भी बड़े वृक्ष का आप एरिया देखो,